एबीपी न्यूज पर देखिए जनमन दिबांग के साथ। नमस्कार, जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। जनमन यानी आपकी बात, आपके मन की बात। जनमन यानी देश में जो हो रहा है उस पर आपकी राय, उसका आप पर असर। जनमन में आज दिल्ली में लाभ का पद विवाद में घिरी केजरीवाल सरकार पर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। कौन होगा यूपी में कांग्रेस के ब्राह्मण कार्ड का चेहरा, और गरीबी के अंधेरे में घिरे बच्चों की हथेली पर 40 नौजवान उगा रहे हैं सूरज। पहले आज की बड़ी खबरें। वित्त मंत्रियों की बैठक में देश में एक टैक्स वाले कानून का मॉडल ड्राफ्ट मंजूर। ऑनलाइन शॉपिंग पर जीएसटी का प्रस्ताव। 21 विधायकों की सदस्यता फंसने पर केजरीवाल ने फिर वही कहा, मोदी जिम्मेदार। बीजेपी ने भी फिर वही कहा, बौखलाए केजरीवाल। विजय माल्या भगोड़ा करार, बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने वाली कंपनी का दावा, 28 जून से होगी डिलीवरी शुरू। हवाई हमले में आतंकी संगठन आईएस का सरगना बगदादी के मारे जाने की खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानून नहीं जानते या उसकी परवाह नहीं करते। उनका तर्क है कि उनके विधायकों ने संसदीय सचिव के तौर पर बड़ी मेहनत से काम किया। दरअसल भारतीय राजनीति में ईमानदारी का इकलौता सिक्का उनकी मुट्ठी में दबा है। केजरीवाल के इस दावे पर जनता ने भरोसा किया और उनको चुना। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से केजरीवाल ने जब जब मुट्ठी खोली, उनके सिक्के की चमक फीकी पड़ती दिखाई दी। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में केजरीवाल अब फंसते नजर आ रहे हैं। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। आज नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस से डर नहीं लगता, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उनकी रात की नींदें हराम हो चुकी है। एक राजनीतिक युद्ध में बदलने की कोशिश की केजरीवाल जी की बौखलाहट को दिखाती है। चोर दरवाजे से ये कानून लाने की कोशिश की गई। अब बैक डेट से अगर आप कोई कानून बनाएंगे तो उसे कोई तो रोकेगा। राजनीति में फैसला ईवीएम में होने से पहले जनमन में हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस मामले में जनमन को अपने पक्ष में रखने में और खुद को पाक साफ दिखाने में मुश्किल आ सकती है। दरअसल ये मामला पेचीदा है और ऐसा नहीं है कि पद का लाभ का विवाद पहली बार उछला हो। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें पहले भी फंस चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में नेताओं और जानकारों से बात करने से पहले आपकी बात जनमन। कानूनी तकनीकी पेज में ये क्या शक्ल लेगा ये तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि केजरीवाल इसको निपटा लेगी। केजरीवाल साहब ये समझते थे कि जो वो करने जा रहे हैं अगर ये ठीक है तो उनको अपनी विधानसभा में इसको पास नहीं कराना चाहिए। लोगों का ये मत है कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। जो भी इनका काम है ना, मैं तो समझता हूँ कि ये सब एंटी नेशनल है। उनकी मंशा थी कि जल्दी जल्दी काम हो, लोग साथ में मंत्रालय से जुड़े और विधायक इंटरेस्ट लेके सब काम करवाए। मंशा ये है उसके पीछे। आम आदमी की सरकार होने का दावा करने वाले केजरीवाल अपने कार्यकाल के पहले बड़े संवैधानिक संकट में फंस गए हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर रखने वाले विधेयक को खारिज कर दिया है और अब 21 विधायकों का भविष्य अधर में है। अगर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता लाभ के पद पर काम करने के कारण जाती है तो ये आम आदमी पार्टी की बड़ी राजनीतिक और नैतिक हार होगी। केजरीवाल सरकार ये दलील दे रही है कि इन सचिवों की नियुक्ति सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए की गई थी और इन पदों के लिए अलग से कोई वेतन या किसी दूसरे किस्म का फायदा नहीं मिलता। लेकिन कानून के जानकार कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला रहना ही लाभ लेना नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट ही मिले। अगर कोई पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है या एग्जीक्यूटिव पावर्स विल्ड करता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। करोड़ों लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देने की पावर है लेकिन सैलरी कोई नहीं मिलती, गाड़ी नहीं मिलती, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव पावर विल्ड करते हैं। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर है तो मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। राष्ट्रपति के फैसले से विधायकों की सदस्यता तुरंत नहीं जाएगी।
इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग पहले ही इस मामले पर संज्ञान ले चुका है। ये मामला कोर्ट में भी चल सकता है। राष्ट्रपति के विधेयक खारिज करने के बाद अब विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला आने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। यानी अगर इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर दिल्ली में पंजाब विधानसभा से पहले या साथ में ही उपचुनाव कराए जाएंगे। अगर चुनाव हुए तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। अगर केजरीवाल सारी सीटें दोबारा न जीत पाए तो पार्टी का नुकसान होगा, और अगर ये चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुए तो दोहरी दिक्कत होगी। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के तहत दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव का पद हो सकता है। यह संसदीय सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होगा, लेकिन केजरीवाल ने सीधे 21 विधायकों को यह पद दे दिया। अब केजरीवाल लाख कहें कि इन विधायकों को ऑफिस दिया गया था, कोई प्रॉफिट नहीं, तो भी जनता को समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि आम जनता तो यही समझ रही है कि कहीं आग होगी तभी तो धुआं होगा। इसलिए जनमन को समझाना मुश्किल होगा। उस बिल को पास करने के पीछे हमारी मंशा ये थी कि आगे अगर किसी भी प्रकार का बवाल होता तो कानूनी जामा उसको एक पहनाया जा सके। सीधी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि आप इसको कानूनी जामा पहनाना चाहते थे। बिल्कुल। इसका मतलब आपके दिमाग में कोई शक था कि फिलहाल जिस तरह से है इसमें अड़चन हो सकती है, सवाल उठ सकते हैं? दिवांग जी, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स गवर्नमेंट पास करती है, उसके बाद उसको बिल के स्वरूप में लाया जाता है। कमरे मिले हुए तो जाहिर है उसमें एसी लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, उसकी साफ सफाई के लिए है, उसके रखरखाव के लिए कोई है, 2 कुर्सियां भी हैं। नहीं, वो स्पीकर ने अलॉट किया है, स्पीकर ने उनको कमरे अलॉट किए हैं, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है इसका की सीधे सीधे जवाब हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिया है। आम आदमी पार्टी के विरोधी साबित करना चाहते हैं कि ये पार्टी हमसे अलग नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति के फैसले से विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा हथियार मिल गया है। जो लोग पारदर्शिता, शुचिता और ईमानदारी के नाम पर देश में सरकार लेकर आना चाह रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, और जो चीज सीधे रास्ते से इनको अवेलेबल नहीं थी वो इन्होंने पिछले दरवाजे से पाने की, प्राप्त करने की कोशिश की। अगर आप कानून को बदलना चाहते थे तो पहले कानून बदलते, उसके बाद अपॉइंटमेंट करते। अब आपने अपॉइंटमेंट पहले किए, कानून बाद में बदल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप गैर कानूनी और बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। वैसे हाल के समय को देखें तो केजरीवाल की राजनीति किसी नए प्रयोग की तरह न होकर कांग्रेस और बीजेपी के पुराने ढर्रे पर ही बढ़ती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर रही है। केजरीवाल भी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। ऐसे में केजरीवाल को बाकी पार्टियों से अलग दिखाना मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन केजरीवाल उन राज्यों की मिसाल दे रहे हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने भी यही काम किया। हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, हिमाचल प्रदेश में 6, राजस्थान में 5, पंजाब में 24, गुजरात में 5, पूरे देश में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। पंजाब में एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, बंगला मिलता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है। हमारे वालों को धेला में नहीं मिलता। ये बात तो साफ है कि विधायकों को पद देना संविधान के नियमों और उसकी भावना का उल्लंघन है। ये संविधान के उस संशोधन को मात देने का चोर रास्ता है जिसमें कैबिनेट के आकार को निश्चित किया गया है। केजरीवाल जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं उनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2005 में कानून बना है। करो तो मुश्किल, न करो तो मुसीबत। दिल्ली सरकार के एक मंत्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा भी खोल दिया है। बात है दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय के इस्तीफे की। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अपनी नाजुक सेहत का हवाला देते हुए आज परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने प्रीमियम बस घोटाले की चल रही जांच से बचने के लिए अपना पद छोड़ा है। अभी सीएजी की जो रिपोर्ट कल हाउस में पेश हुई है उसमें भी इंडाइक्ट किया है उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि जिस तरीके से डीटीसी के अंदर बसेज ना खरीदने पे 204 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है क्योंकि अभी पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये तमाम इस चीज की कड़ी है जिसकी वजह से गोपाल राय ने इस्तीफा दिया। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में दिल्ली के विभाग के क्या क्या नहीं हो रहा है। जो शटल सर्विस की बात कही जा रही है जिसको लेकर विवाद पूरा उठा है, आप उसमें देखिए कि उस शटल सर्विस को के पीछे कौन है, कौन प्राइवेट बॉडीज हैं, इसको प्लीज समझिए। क्यों इसको कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस भी और स्टेज लाइसेंस दोनों तरह के परमिट्स दे दिए गए हैं।
जिस प्रीमियम बस योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, वो ऐप आधारित बस सेवा है। आरोप है कि गोपाल राय ने इस मामले में खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बिना उपराज्यपाल की अनुमति लिए बस की खरीद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच कर रहा है और आज गोपाल राय उसी एंटी करप्शन ब्रांच में बिना बुलाए पहुंचे। पूरे देश में कभी किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगे हो और उसके मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा हो उन्हीं मंत्री को कि आप के ऊपर एफआईआर हो, आपके ऊपर जांच हो, आपके ऊपर धरने प्रदर्शन हो, ये सब हो, उससे पहले आप खुद अपनी सारी परिवहन मंत्रालय की फाइलें लेकर एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर में पहुंच जाइए और कहिए ये रही मेरी फाइलें, ये मैं बैठा हूं, जांच करिए, ये मांग हम करते हैं। लेकिन गुमराह करना बंद कर दीजिए। आम आदमी पार्टी विरोधियों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि आखिर अब गोपाल राय की सेहत में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। गोपाल राय की अनुपस्थिति में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मंत्री सत्येंद्र जैन के पास थी। ऐसे में ऑपरेशन से लौटे गोपाल राय का ये कहना कि स्वास्थ्य की वजह से वो परिवहन विभाग छोड़ना चाहते हैं, सीधे तौर पर गले नहीं उतरता। अगर परिवहन मंत्री के तौर पर गोपाल राय के कार्यकाल की बात करें तो कोई खास उपलब्धि देखने को नहीं मिलती, उल्टे ऑटो परमिट घोटाले का दाग जरूर नजर आता है। गोपाल राय के इस्तीफे के बाद दिल्ली परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन को मिली है। गोपाल राय को 1999 में गोली लगी थी। 17 साल तक वो गोली उनके गर्दन के निचले हिस्से में फंसी रही। पिछले महीने की 6 तारीख को ऑपरेशन करके उस गोली को निकाला गया। अब गोपाल राय ने उसी ऑपरेशन का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन विरोधी यकीन नहीं कर रहे। फिलहाल एक बात तो साफ है कि गोपाल राय की राजनीतिक सेहत पहले जैसी नहीं रही। राजनीति के स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से लुढ़क रहा है वरुण गांधी का भाव। बीजेपी में उनको लेकर सोच बदल रही है। संगम के तट पर सजा बीजेपी का मजमा खत्म हो चुका है, लेकिन इस राजनीतिक मंच के नेपथ्य से उठी एक मांग ने यूपी बीजेपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज लोगों की बड़ी चाहत है कि वरुण गांधी के बारे में, और वरुण गांधी को लोग मानते हैं और जानते हैं एक कर्मठ योद्धा की हैसियत से, एक लड़ाकू संघर्षशील प्राणी जिसके पास अकल भी है और शक्ल भी है, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी भी है और विजडम भी है। वरुण गांधी की तारीफ में उठे इन शब्दों की धमक इलाहाबाद के बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्त तक पहुंची तो वो इतने नाराज हुए कि हिंदी में पूछे गए सवाल का जवाब अंग्रेजी में देने लगे। What are the qualities? Why? सीएम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तक डिसाइड न कर दे, शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या हैं? खबर है कि श्यामा चरण गुप्त ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बंद कमरे में भी वरुण गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। श्यामा चरण गुप्त का आरोप है कि वरुण गांधी ने कई बार उनके घर पर टमाटर और अंडे फिकवाए हैं। मेरे यहाँ पता नहीं कितनी बार टमाटर फेंके गए, कितनी बार अंडे फेंके गए, मैं आदी होता चला जा रहा हूँ। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी के कई बड़े चेहरे वरुण गांधी को यूपी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी भूमिका देने के खिलाफ हैं। यूपी की राजनीति में पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अवस्थी इसे वरुण गांधी की पुरानी छवि से जोड़कर देख रहे हैं। ये जरूर है कि वो एक हार्डलाइनर के रूप में जाने जाते हैं, और हार्डलाइनर को सीधे तौर पर अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उधर मोदी हार्डलाइनर हो जाते हैं, इधर वरुण हार्डलाइनर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये शायद कोई बहुत अच्छा बैलेंस नहीं होगा। वैसे हाल के वर्षों में वरुण गांधी अपनी छवि को लेकर काफी सतर्क दिखे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही थी, वैसी कोई बात उन्होंने फिर कभी नहीं कही। अगर किसी आदमी ने के ऊपर हाथ उठाया, मैं गीता की कसम खा के कहता हूं, मैं उस हाथ को काट डालूंगा। अपने इस बयान के बाद वरुण गांधी बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर उभरे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उन दिनों की याद दिलाने के लिए वरुण गांधी के समर्थकों ने संगम नगरी की सड़कों को वरुण गांधी के पोस्टरों से पाट दिया। अब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर वरुण को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग भी कर डाली, लेकिन खबर यही मिल रही है कि वरुण गांधी बीजेपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वरुण गांधी को यूपी के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी भूमिका देने के मूड में नहीं है।
इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि पहले बीजेपी ने राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए वरुण गांधी को उतारा था, लेकिन अब राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं रहे और वरुण गांधी हाशिए पर चले गए। ऐसे में वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में कैराना के बाद अब कांधला। हिंदुओं के कथित पलायन पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने आज एक नई लिस्ट जारी की। इसमें शामली के कांधला कस्बे के 63 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया गया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर यूपी में दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी के कैराना से 346 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा करने वाले बीजेपी सांसद आज एक नई लिस्ट के साथ सामने आए हैं। हुकुम सिंह का दावा है कि खराब कानून व्यवस्था की वजह से शामली से 15 किलोमीटर दूर कांधला में 63 ऐसे परिवार हैं जो दूसरी जगहों पर जाकर बस गए हैं। इसमें सभी परिवार हिंदू ही हैं। हुकुम सिंह जी, कल आपने कहा था कि आप कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देंगे, जो मुसलमान पलायन किए हैं वो भी नाम देंगे, किसी और धर्म के लोगों ने पलायन किया है वो भी नाम देंगे, लेकिन आज आपकी ये सूची फिर से 63 हिंदू परिवारों की सूची है। मैंने पूरी कोशिश की, कांधला में पूरा प्रयास किया जानने का कोई दूसरे संप्रदाय का परिवार भी गया है क्या, मुझको सूचना नहीं मिलती। हुकुम सिंह ये भी कह रहे हैं कि कैराना से जो परिवार रोजगार की तलाश में पाकिस्तान गए हैं वो नकली नोटों के कारोबार से जुड़े हैं और देश की अर्थव्यवस्था को साजिश के तहत कमजोर करने में लगे हैं। हमारे देश में, भारतवर्ष में पाकिस्तान से जाली करेंसी लाना, अवैध हथियार लाना और इनके कुछ साथी अटारी बॉर्डर पर पकड़े भी जा चुके हैं। कथित हिंदू पलायन को पहले सांप्रदायिक रंग देने वाले हुकुम सिंह इसके लिए अब लचर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी विधायक सुरेश राणा का साफ तौर पर कहना है कि कैराना और कांधला में मुस्लिम की दबंगई के चलते हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। मैं मुख्यमंत्री से यह भी कहता हूं कि 10,000 लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता के संरक्षण में कांधला में ट्रेन पर हमला किया। कहां थे मुख्यमंत्री? हजारों लोगों की भीड़ ने कांधला में जैन मंदिर पर हमला किया। कहां थे मुख्यमंत्री? 3 लोगों की लाशें वहां कैराना के अंदर पड़ी रही। कहां थे मुख्यमंत्री? कोई संज्ञान मुख्यमंत्री ने, सरकार ने इस विषय का नहीं लिया। इसलिए जब अत्याचार की पराकाष्ठा हुई तो लोगों ने पलायन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कैराना पलायन विवाद के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी यूपी में दंगे की साजिश रच रही है। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने की भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी, ऐसा अधिकांश लोगों का ये मानना है। कैराना में कथित हिंदू पलायन की जांच के लिए कल बीजेपी की टीम कैराना पहुंचेगी। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह भी कैराना में रैली कर सकते हैं। अच्छे दिनों के इंतजार में बैठी जनता की जेब में महंगाई ने सेंधमारी की है। आज घोषित नए सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आम आदमी की थाली से खाने पीने की चीजें तेजी से कम हो रही हैं। थोक महंगाई दर की बात करें या फिर खुदरा महंगाई दर की, दोनों ही आंकड़े आम लोगों के लिए बुरी खबर लेकर के आए हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अप्रैल से मई के बीच महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ी है। खुदरा महंगाई दर तो 21 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। मई के महीने में थोक महंगाई दर 0.79% रही, जो अप्रैल के 0.34% के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। खुदरा महंगाई दर भी अप्रैल के 5.47% से बढ़कर 5.76% हो गई है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार लोगों की रसोई के बजट पर पड़ रही है। खाने पीने की चीजों की थोक महंगाई दर मई 2016 से बढ़कर 7.88% हो गई। अप्रैल के 4.23% के मुकाबले ये दोगुनी से कुछ ही कम है। सब्जियों के दामों की महंगाई दर तो मई में करीब 13% पर पहुंच गई। अप्रैल के करीब 2.25% के मुकाबले ये करीब 6 गुनी है। सबसे तेजी से बढ़े हैं दालों के दाम, 35.5% से भी अधिक। महंगाई की इस मार ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है और सरकार के बारे में उनका नजरिया भी। भाव बढ़ गया, सब महंगाई हो गई है सब चीज में। मोदी सरकार आया और इसने सस्ता किया ही नहीं है। मोदी ने सब महंगाई पे बिकता है। दाल तुअर की दाल 200 रुपए किलो है। सब्जियों में सबसे ज्यादा बढ़े हैं टमाटर के भाव। पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में टमाटर 80 से 120 रुपए किलो बिक रहा है।
मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में भी टमाटर के भाव 40 से 80 रुपए तक जा पहुंचे हैं। सब्जियों के दामों में आई इस तेजी के लिए मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने को जिम्मेदार माना जा रहा है। मेन प्रॉब्लम का गांव में पानी नहीं, मेन तो पानी के 70% तो पानी नहीं, बारिश में नहीं हुआ बराबर, और उसके कारण खेती में माल नहीं होने के कारण बाजार दुपट हो गया। महाराष्ट्र में तो मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की बुआई देर से करने की सलाह भी दे डाली है। इसका असर भी सब्जियों की उपलब्धता पर पड़ रहा है। मौजूदा हालात में महंगाई से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जानकारों का मानना है कि जून और जुलाई में खुदरा महंगाई दर 5.5 से 6% के बीच रह सकती है। खाने पीने की चीज़ों में भी तेज़ी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, अगर सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी होती है और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो महंगाई और भी ऊंची जाएगी। अगर दामों में तेजी का सिलसिला नहीं थमा तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें नहीं घटाएगा, और ब्याज दरें नहीं घटी तो होम लोन या दूसरे कर्ज चुका रहे लोगों पर EMI का बोझ कम नहीं होगा। आज के दौर में ट्विटर पर रहना नेताओं की पहचान बन गया है, लेकिन इसी ट्विटर पर मोदी सरकार की एक कद्दावर मंत्री से किसी ने अपना फ्रिज ठीक करवाने की मांग की। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लोगों की हर फरियाद को सुनने के लिए मशहूर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पल्ली वेंकट नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर उनसे अजीबोगरीब मदद मांगी। सैमसंग ने मुझे खराब रेफ्रिजरेटर बेच दिया, अब वो बदलने को तैयार नहीं है। सुषमा स्वराज ने इस बेतुकी मांग का बेहद ही सादगी से जवाब दिया, भाई मैं रेफ्रिजरेटर के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं संकट में फंसे इंसानों की मदद करने में ही काफी व्यस्त हूँ। जब इस मामले को लेकर हमने दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग से संपर्क किया तो कंपनी ने अपनी सफाई में कहा, हम अपने सभी कस्टमर की परवाह करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुषमा की इस हाजिर जवाबी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लोग वेंकट की मांग को बचकाना बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्री ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जनमन में आगे है आतंकी संगठन ISIS के सरगना बगदादी के मारे जाने की खबर। दिल्ली में 5 मिनट में 3 लोगों को रौंदने वाली बेकाबू कार का CCTV वीडियो, और राजस्थान के सीकर में कोचिंग सेंटर ने दी छात्र को BMW कार। कल की गिरावट के बाद आज भी शेयर बाजार में दिन भर उथल पुथल। अंत में सेंसेक्स 1 अंक गिरकर 26,395 पर, निफ्टी 2 अंक गिरकर 8,109 पर बंद। वित्त मंत्रालय ने GST का ड्राफ्ट किया जारी। GST मॉडल के ड्राफ्ट को इन प्रिंसिपल मिली मंजूरी। मंत्रालय ने ड्राफ्ट मॉडल पर कमेंट मंगाए। यात्रियों की लगातार कमी की वजह से दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बीच एयर इंडिया की दिल्ली दुर्गापुर फ्लाइट 17 जून से बंद होगी। 251 रुपए में फोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने किया दावा, 28 जून से शुरू हो जाएगी फोन की डिलीवरी। फोन की लॉन्चिंग के बाद इतनी कम कॉस्ट पर मोबाइल देने पर कंपनी पर सवाल उठने लगे थे। सोना 84 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,483 रुपए पहुंची। विश्व बाजार में तेजी के चलते कीमतों में आया उछाल। वित्त मंत्रियों की बैठक में देश में एक टैक्स वाले कानून का मॉडल ड्राफ्ट मंजूर। ऑनलाइन शॉपिंग पर GST का प्रस्ताव। 21 विधायकों की सदस्यता फंसने पर केजरीवाल ने फिर वही कहा, मोदी जिम्मेदार। बीजेपी ने भी फिर वही कहा, बौखलाए केजरीवाल। विजय माल्या भगोड़ा करार, बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने वाली कंपनी का दावा, 28 जून से होगी डिलीवरी शुरू। हवाई हमले में आतंकी संगठन IS का सरगना बगदादी के मारे जाने की खबर। ISIS के सरगना अबू बकर बगदादी के मारे जाने की खबर है। ISIS से संबंधित न्यूज एजेंसी अल अमाक ने तो इसे सही बताया है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ओसामा बिन लादेन के बाद अगर किसी ने पूरी दुनिया को खौफ के साए में जीने को मजबूर किया तो वो था
आईसिस का सरगना अबू बकर अल बगदादी। पिछले 2 साल से बगदादी इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर अपनी सरकार चला रहा था। अमेरिका सहित कई देश बगदादी को खत्म करने में लगे थे। आईसिस से संबंध रखने वाली अरबी न्यूज एजेंसी अल अमाक की माने तो गुरुवार को बगदादी आईसिस के अपने दूसरे लीडर्स के साथ कारों के काफिले में रक्का पहुंचा। अमेरिका और इसकी सहयोगी सेनाओं को खुफिया एजेंसियों ने इसकी खबर दी। इसी खुफिया जानकारी को आधार बनाकर बड़ा हवाई हमला किया गया। न्यूज एजेंसी अल अमाक के मुताबिक बगदादी इसमें बुरी तरह जख्मी हो गया और रविवार को उसकी मौत हो गई। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा आईएसएस के लिए। मैं समझता हूँ अगर ये खबर सही है तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और अगर ऐसा हुआ है तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। फिलहाल दुनिया में बगदादी से बड़ा कोई आतंकी नहीं था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित किसी भी देश ने उससे लड़ने के लिए आर्मी को नहीं उतारा, बस हवाई हमले ही किए जाते रहे। इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के बाद 29 जून 2014 को बगदादी ने अपने कब्जे वाले इलाके को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया और खुद को खलीफा बना लिया। इसके बाद उसने दुनिया भर के मुसलमानों को अपना साथ देने और जिहाद में शामिल होने का आह्वान किया। नतीजा यह हुआ कि बगदादी की आतंकी सेना में जबरदस्त इजाफा हुआ। दुनिया भर से हजारों लड़कों ने आईसिस में शामिल होकर हथियार उठा लिए और अपने आका के इशारे पर कत्लेआम करने लगे। बहुत जल्द ही आईसिस दुनिया का सबसे अमीर और खौफनाक आतंकी संगठन बन गया। अमेरिकी सेना ने फरवरी 2004 में बगदादी को धर दबोचा था, जिसके बाद उसे इराक के बुक्का में मौजूद अमेरिकी प्रिजन कैंप में रखा गया, लेकिन 2009 में उसे यहां से छोड़ दिया गया था। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 21 साल के एक युवक ने नशे में अपनी कार से 3 लोगों को कुचल डाला। ये तीनों सुबह सैर पर निकले थे। इस हादसे में 2 की जान चली गई, तीसरा गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी इलाके की हैं। शराब के नशे में धुत 21 साल के ऋषभ रावत ने अपनी कार से 5 मिनट के भीतर 2 लोगों की जान ले ली। तीसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। रात भर पार्टी में शराब पीने के बाद ऋषभ सुबह सुबह अपने घर जाने के लिए निकला। नशा इतना ज्यादा था कि कब उसकी होंडा सिटी की रफ्तार 100 तक पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। सबसे पहले उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले 40 साल के कामेश्वर प्रसाद को टक्कर मारी। कामेश्वर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कुछ 100 मीटर की दूरी पर कार साफ कर रहे 40 साल के संतोष को टक्कर मारी। वो गंभीर रूप से घायल हैं। ऋषभ के तीसरे शिकार बने 67 साल के अश्विन आनंद, जो अपने दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद घर वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अश्विन हवा में उछलते हुए 20 फीट दूर जा गिरे। वहीं पर पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल ने पीछा कर ऋषभ को पकड़ लिया। ऋषभ बीबीए का छात्र है। उसके पिता की जनकपुरी में हार्डवेयर की दुकान है। एनालिसिस ऑफ रोड एक्सीडेंट डेटा के मुताबिक दिल्ली में रोजाना औसतन 5 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। 2015 में सड़क हादसों में 1622 लोगों की जान गई। इनमें 830 लोगों की मौत हिट एंड रन की वजह से हुई। उड़ता पंजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक गुजराती फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 100 कट लगाने को कहा है। फिल्म का नाम है सुलगतो सवाल अनामत। ये फिल्म रिजर्वेशन के मुद्दे पर है। सेंसर बोर्ड को ऐतराज है कि फिल्म में पटेल लीडर को हार्दिक पटेल की तरह दिखाया गया है। पाटीदारनो दीकरो आजे जंगे चढ़ो छे। ये उस गुजराती फिल्म का दृश्य है जिसमें सेंसर बोर्ड ने 100 कट लगाने को कहा है। सेंसर बोर्ड ने गुजराती फिल्म सलगतो सवाल अनामत में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को हीरो की तरह दिखाए जाने पर आपत्ति उठाई है।
फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं, हार्दिक पटेल के लाइफ पे आधारित नहीं है। और जो मूवी जो है पाटीदार अनामत आंदोलन का एक कंसेप्ट लिया गया है और उसके ऊपर बायोग्राफी की गई। उन लोगों ने बोला कि पाटीदार वर्ष है, उस पर उन लोगों को ऐतराज है कि पाटीदार वर्ष नहीं होता। तो पाटीदार वर्ष अगर मैं निकालता हूँ तो मेरी फिल्म पूरी निकल जाएगी। दीपक पटेल साथ हमारी मारामारी थी। दीपक पटेल। फिल्म निर्माता के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इन्हें फिल्म के हर सीन से पटेल शब्द हटाने को कहा है। इतना ही नहीं, पटेल आंदोलन की याद दिलाने वाले विषयों को हटाए जाने के लिए भी कहा है। फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। आई थिंक दे शुड अपील, बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम, उसके बारे में इतना डिटेल नहीं मालूम कि 100 कट एग्जामिनिंग कमेटी ने दिए हैं कि रिवाइजिंग ने दिए हैं। बिकॉज फॉर मी वो फिल्म अभी भी एलिजिबल है। अगर एग्जामिनिंग कमेटी दिया तो रिवाइजिंग में जा सकते हैं। हमारी दिक्कत है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, तो हम उसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन हाँ, अभी वो होना तो नहीं चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब। हाल ही में फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर सेंसर बोर्ड के नजरिए की खूब आलोचना हुई। फिल्म निर्माताओं को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने ए सर्टिफिकेट के साथ 1 कट और 3 डिस्क्लेमर्स के साथ फिल्म उड़ता पंजाब को रिलीज की इजाजत दी है। अब बात एक छात्र की जिसने अपनी मेहनत की बदौलत एक मुकाम तो हासिल किया, लेकिन रातों रात वो BMW का मालिक भी बन बैठा। ये हैं JEE में ऑल इंडिया स्तर पर 11वीं रैंक हासिल करने वाले तन्मय शेखावत, जो अब BMW कार के मालिक बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में भला कोई 28.5 लाख की कार का मालिक कैसे बन सकता है, लेकिन तन्मय ने ये अपनी मेहनत और लगन से कर दिखाया है। तन्मय को उनकी कामयाबी पर ये कार सीकर के उस कोचिंग संचालक ने उपहार में दी है जहां वो JEE की तैयारी कर रहे थे। बस टीचर्स ऐसे सपोर्टिव थे काफ़ी, इस कारण से जो टीचर्स के हाथ में बनती भी ऐसा अच्छी थी, इस कारण पढ़ाई करने में सब इंटरेस्ट अपने आप ही रखते हैं, तो इस कारण सपोर्ट था टीचर्स का। राजस्थान के सीकर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले डॉक्टर RL पुनिया ने अपने यहाँ कोचिंग ले रहे बच्चों से वादा किया था कि जो भी टॉप 20 में अपनी जगह बनाएगा उसे वो अपनी BMW कार दे देंगे। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने BMW कार ली थी और उस दिन मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि ये BMW कार मुझसे मेरा कोई स्टूडेंट छीन के ले जाएगा। बट तब मैंने मुझे पूरी साल बोला था कि सर साल भर चला लीजिए, BMW 1 साल बाद मुझे देनी पड़ेगी, और अंत में इसने साबित करके दिखाया। और चूंकि मैं वचनबद्ध था तो समर्पण इंस्टीट्यूट अपने वचन के मुताबिक जो BMW कार है एक लाल कलर की छोटी सी, वो मैं तन्मय शेखावत को देने की घोषणा करता हूँ। वैसे डॉक्टर पुनिया को इसकी उम्मीद कम थी कि बड़े ही शौक से खरीदी गई उनकी कार किसी और के पास चली जाएगी, लेकिन तन्मय ने न सिर्फ उनकी चुनौती पूरी की बल्कि वो सीकर का पहला छात्र बना जिसने JEE में टॉप 15 में जगह बनाई। और अब एक अच्छी खबर, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में करीब 100 शेरनियां बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इस खबर से पूरे पार्क में उत्सव का माहौल है। सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक जंगल का राजा शेर। शेर अगर सामने आ जाए तो सांस हलक में अटक जाती है। कौन है जिसे शेर से डर नहीं लगता? लेकिन आज हम शेर के डर की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे शेर के इन नन्हे मुन्ने बच्चों की। गुजरात में 1400 वर्ग किलोमीटर में फैले गिर फॉरेस्ट के इलाके में इन दिनों शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है। पूरे एशिया महाद्वीप में शेरों के लिए मशहूर इस गिर नेशनल पार्क में आने वाले दिनों में शेरों की तादाद तेजी से बढ़ने वाली है। गिर के ACF ने ABP न्यूज को बताया है कि गिर फॉरेस्ट में इन दिनों करीब 125 शेरनियां हैं, जिनमें से करीब 100 शेरनियां गर्भवती हैं। एक शेरनी औसतन 2, 3, 4 या इससे भी ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि 100 शेरनी कम से कम 2 बच्चों को तो जन्म देती ही हैं, और इस तरह 100 शेरनियों के गर्भवती होने से गिर में इस साल
200 शेर के बच्चे गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। साल 2010 में गिर नेशनल पार्क में शेरों की संख्या 411 दर्ज की गई थी। साल 2015 में गिर में 523 शेर पाए गए और अब इनकी संख्या 700 का आंकड़ा पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए गिटार बजाना सीख रही हैं श्रद्धा कपूर। चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित है फिल्म। अपनी आने वाली फिल्म फोर्स 2 के एक्शन सीन और गानों की शूटिंग जल्द ही बैंकॉक में शुरू करने वाले हैं जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा। और अब न्यूज पॉजिटिव। आज जब युवाओं को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, ऐसे में दिल्ली के पास फरीदाबाद में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो एक अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। वो गरीब बच्चों की जिंदगी में रोशनी फैला रहे हैं। मन का विश्वास कमजोर होना। गरीबी के अंधेरे में अपना बचपन खो रहे इन बच्चों की जिंदगी में संजीव कुमार शर्मा उजियारे की एक उम्मीद बनकर आए हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद में संजीव ने अपने दोस्त विनय गुप्ता के साथ एड एनसीआर नाम की संस्था बनाई और छोटे से इस मकान में 2009 में गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर संजीव ने झुग्गी झोपड़ी के पास ही स्कूल बनाने का फैसला किया ताकि मजदूर के बच्चे आसानी से यहां तक पहुंच सके। संजीव के जज्बे का ही नतीजा है कि अब तक वो करीब 450 बच्चों को शिक्षित कर उनका दाखिला स्कूलों में करवा चुके हैं। किसी एरिया में जाता हूँ मैं, देखा वहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि वो स्कूल जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स मॉर्निंग में सुबह 6-7 बजे चले जाते हैं और वो स्कूल बच्चों को नहीं छोड़ सकते। उससे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इन बच्चों को इसी लोकेशन पे स्कूल चाहिए। ये अपने घर से 50 मीटर के अंदर ही पढ़ सकते हैं। अच्छे काम के लिए शुरुआत हुई तो कारवां बनता गया। इस मुहिम से 40 युवाओं की टीम जुड़ चुकी है। इसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीए, ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले युवा हैं। ये ऑफिस जाने से पहले रोज सुबह 8 से 11 के बीच यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। शनिवार और रविवार को ये दिन भर क्लास चलाते हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों को दूसरी गतिविधियों में शिक्षित किया जाता है। साफ सफाई से लेकर पेंटिंग, कंप्यूटर, सब में इन्हें दक्ष किया जा रहा है। इनको बेसिक जो होता है क्लीनलीनेस हो सकता है, अपना डे टू डे एक्टिविटीज जैसे दांत ब्रश करना हो, नाखून साफ रखना हो, हाथ धोना हो, ये भी समझाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क ही इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। अब मेरा 25 या 26 ईयर्स हो गया, इतने साल से सोसाइटी से लिया ही है। कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी तो करना चाहिए सबको, नहीं तो कैसे चलेगा। आपका देश को तो आगे बढ़ाना है। पॉलिटिकल ठीक है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अच्छा है, मेरा तरीका ये है। कभी क ख ग तक नहीं जानने वाले बच्चे अब पेंटर और पुलिस वाला बनने का सपना देख रहे हैं। हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। मैम हमको बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनके लिए यस मैम। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पुलिस वाला। मेरे पापा बेलदारी करते हैं, मेरी मम्मी काम करती है। तो ये बताइए, आप यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, कैसा लगता है यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देकर उनका दाखिला नजदीकी स्कूलों में कम फीस में करवाया जाता है। जिन बच्चों के घर वाले तंगहाली की वजह से कॉपी किताब का खर्चा नहीं उठा पाते, उसका इंतजाम भी ये अपनी सैलरी से करते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर, सीए और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित कर उनकी जिंदगी को रोशन करने का काम कर रहे हैं ताकि देश का कल मजबूत बन सके। हमें इन सब से सीखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। धोनी हुए देसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के बाद किसने क्या चखा? आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये जिम्बाब्वे में जश्न मनाते धोनी और टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। हरारे में मिली कामयाबी से पहले ही धोनी ने अपने खिलाड़ियों को पार्टी दी। ये देखिए, धोनी के साथ टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी शुद्ध देसी खाना खाने का मजा ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में।
जमीन पर पालथी मारकर बैठे हैं ये खिलाड़ी। धोनी के बगल में केएल राहुल और दाईं ओर करुण नायर बैठे हैं। बाकी खिलाड़ी भी आसपास ही हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। मस्ती करते इन खिलाड़ियों में जीत की खुशी साफ नजर आ रही है।